अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान और नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कुछ मौसम की इतलात आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल रात हमने देखा आंधी तूफ़ान आई। पहले से इसकी पेशगोई प्रोडिक्शन की गई थी, लेकिन ये रहमत कई जगहों पर जहमत बनी और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान से बच्चों समेत 9 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है। तेज हवा चली जिसके बाइस दरख्त भी उखड़ गए। बिजली का निज़ाम काफ़ी जगहों पर काफ़ी इलाकों में मुअत्तल रहा। बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। खैरपुर, खुशाब, सरगोदा, ओकाड़ा, साहिवाल, चिन्योट, लालियाँ, दुनियापुर, डीजी खान, गोजरा, लिया और इसके साथ साथ दीगर शहरों से जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। गरज चमक के साथ जहाँ पर बारिश हुई, मौसम जहाँ पर खुशगवार हुआ, वहाँ पर कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। बारिश से कुछ नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आए हैं जहाँ पर बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है। वहीं पर मियाँ वाली में मस्जिद की दीवार गिरने से 4 बच्चों के जाँ बहक होने की इतलात भी सामने आई है। इसके अलावा तहसील कोहे सुलेमान में आसमानी बिजली गिरने की भी इतलात है। इससे 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, ये रिपोर्ट हो रहा है। फिर झंग से भी इतलात सामने आ रही हैं। झंग में छतें गिरी हैं। छतें गिरने से बच्चों समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात सामने आई हैं। बहरहाल महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया है कि जो मौसम है वो मजीद 2 रोज़ तक बारिशें रहेंगी। पेशगोई की गई है खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। यही दुआ है कि ये जो रहमत है, बारिश है, ये रहमत बनकर ही बरसे, किसी के लिए जहमत ना बने और ये जो अनफॉर्चुनेट वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं ये अब मजीद 2 दिन में इस तरह के कोई वाक़यात रिपोर्ट ना हो। बहरहाल नाजरीन, जो मौसम है वो तो खुशगवार हो गया है, लेकिन सियासी पारा ताहाल गर्मा गर्म ही है। क्या हो रहा है इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इन प्रोग्राम ऑन टॉप स्टोरीज। ज़मान पाक के गिर्द घेरा तंग, कप्तान परेशान। रियासत का बुलवाइयों को निशाने इबरत बनाने का फैसला। जोक दर जोक लोग पीटीआई छोड़ने लगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का शोर और मुज़ाकरात की अपीलें भी होंगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के मुकदमात स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। कल वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट की, इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक सियासी तहरीक को हक़ और बातिल के दरमियान जंग करार दिया। मुसलसल मुसल्लह अफ़वाज, आर्मी चीफ को बदनाम किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। अगर आप उनकी तकरीरें सुने तो आपको आपके तमाम जवाब मिल जाएंगे। 9 मई के वाकयात के हवाले से कहा कि 9 मई को रियासत उसकी अलामतों और हसास तनसीबात पर हमले किए गए। बागी हमले की जड़ें इमरान नियाज़ी की तकारीर के मंदरजात में पोशीदा है। ये भी कहा कि बहुत चलाकी से हकीकी आज़ादी के नारों के साथ एक गिरोह तैयार किया गया। गिरोह तैयार करने का मकसद उन्हें तशद्दुद पर उकसाना था, जिसका मुशाहिदा 9 मई को सामने आया। उधर पुलिस 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के मजीद करीब पहुंच चुकी है। जिना हाउस पर हमला करने वालों की जियो फेंसिंग कर ली गई है और ऐसे 35 नंबर्स भी ट्रेस हुए हैं जो वहां मौजूद थे और उनका ताल्लुक पीटीआई से था। बहरहाल पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि ज़मान पाक में फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं और तासुर यही था कि पुलिस किसी भी वक्त ज़मान पाक में ऑपरेशन कर सकती है। इमरान खान ने गुज़श्ता शाम एक वीडियो पैगाम उसके बाद जारी किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उन्होंने अपनी मुमकिना गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र ये भी कहा कि शायद गिरफ्तारी से पहले ये मेरी आखिरी वीडियो हो। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर की ज़मान पाक की बिल्कुल तलाशी ली जाए, उनकी भी जान को खतरा है। अगर 30 से 40 दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद हैं तो बिल्कुल आए और देखा जाए। इसी हवाले से बात करेंगे, डिटेल्स लेंगे, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे सिचुएशन जानेंगे। बहरहाल कल रात की जो सिचुएशन रही वो आपके साथ शेयर करें।
कल मीडिया को भी वेलकम किया गया। ज़मान पार्क में जो मनाजिर हैं, जो फुटेजेस थी वो मौसूल थी। इमरान खान ने ये कहा कि जो रिहाइशगाह है वहाँ पर मीडिया तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये साथ साथ कहा कि सर्च वारंट के साथ आए, उनके घर पर ज़मान पार्क पर धावा मत बोलें। जब रिपोर्टिंग की गई, जो मनाजिर हमने देखे, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मान पार्क के बाहर वहाँ पर तकरीबन 25-30 खैमे मौजूद हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं। तलाशी ली गई इनिशियली पहली स्टेज में। आज भी यही कहा जा रहा है कि सर्च किया जाएगा ज़मान पार्क में। इमरान खान की रिहाइशगाह पर पुलिस जाएगी और वहां पर पूरी प्रॉपर तलाशी ली जाएगी। 30 से 40 दहशतगर्द होने की जो इतलात हैं, इमरान खान ने इस हवाले से कहा है कि तसल्ली कर लें और बिल्कुल आए, जरूर आए, मेरी भी जान खतरे में है अगर ऐसा ही कुछ है। बहरहाल पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि 40 दहशतगर्द ज़मान पार्क में मौजूद हैं। इमरान खान ने एक ये अच्छी बात है कि तलाशी देने की पेशकश की है और उसके साथ साथ उन्होंने मीडिया को भी रसाई दी। कल हमने देखा वो तमाम मनाजिर आपके सामने भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा, जब बाद में जो वजीर इत्तलात है पंजाब के आमिर मीर, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इमरान खान की भी स्टेटमेंट उसके बाद आई और उन्होंने यही कहा कि सर्च वारंट साथ लेकर आए वरना यहां पर धावा मत बोले। इस वक्त यहां पर क्या सिचुएशन है वो भी हम आपके साथ जानेंगे। बहरहाल इस वक्त हमें ज्वाइन किया गेस्ट रहनुमा सेंटर पीटीआई वलीद इकबाल हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्स, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं 9 मई के वाकयात के हवाले से जानना चाहूंगी। आप तो इस अजीम खानदान से हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। आप बताएं कि आप अपनी ही फौज पर हमलों का किस तरीके से कह सकते हैं, और अभी जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, इमरान खान की डिफरेंट हैं, आप क्या कहेंगे? जी, मैं कुछ भी तफसील में जाने से पहले सबसे बुनियादी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वही पीटीआई का मौक़िफ़ भी है और वही इमरान खान साहब कह चुके हैं। और जो सारी आगे मैं बातें करूंगा इस पहली बात के बाद जी, वो इसी पहली बात के ऊपर मुनहसिर हैं और उस पर मरकूज हैं। और वो पहली बात और वो पहली एक आप कह लें थ्रेशोल्ड या दहलीज जिसके हमने गुजरना है और उसके बाद अगली बात उससे आती है, वो ये है कि इस पे शफाफ और आजादाना इंक्वायरी होना जरूरी है। अच्छा, साफ और शफाफ इंक्वायरी होना जरूरी, जिसमें जो सवालिया निशान हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं उनकी मुस्बत और हतमी जवाबात के हवाले से कि कॉल जो पार्टी ने दी हुई थी, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि आप उसका जिक्र कर रहे हैं कि लाहौर में जो पार्टी ने कॉल दी थी खान साहब के गिरफ्तारी के बाद, जो कि जिस तरह से हुई वो भी सबके सामने है और जहां पे हुई वो भी सबके सामने है, तो वो लिबर्टी राउंड अबाउट का मकाम जो था उस पर थी। अब वहां से 6-7 किलोमीटर का वो फासला इतना बड़ा, और वो बहुत बड़ा इज्तिमा था जहां तक मुझे इत्तला है, और वो यहाँ से गुजर के जा रहा है। रास्ते में चेक पोस्ट हैं, रास्ते में छावनी की हदूद शुरू होती हैं और उस पर मजीद आगे जाकर वो कोर कमांडर हाउस जो है वो आता है। तो इसको किस तरह से, एक तो किसने उनका रुख लिबर्टी से उठा के वहां की तरफ किया, वो शरपसंद एलिमेंट्स, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वो शरपसंद एलिमेंट्स बीच में डाले हुए हैं और जिनसे मलबा उसका बाद में पीटीआई पे डाल रहा है। तो पहली बात तो सबसे ये है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि पीटीआई कह रही है कि वो गवर्नमेंट की जानिब से तो इन्वेस्टिगेशन तो इस पे होना बनती है। इज्तिमा जो था वो तो पीटीआई का था। ऑफ कोर्स पीटीआई को वर्कर्स को, सबको, पीटीआई के वर्कर्स को, वोटर्स को कॉल दी गई थी कि आप अपने एहतजाज का जो है के लिए इकट्ठे हों, और हमारा हर एहतजाज, हमारी 27 साल की हिस्ट्री, हर एहतजाज पूरा बन रहा है। हमारी हिस्ट्री में कोई अगर तशद्दुद और लाकानूनियत की बात करनी है तो हम वो कौन कर रहा था, मास्टरमाइंड कौन था प्लान के पीछे, यही तो सवाल हो रहा है। नहीं, वही तो अर्ज कर रहा हूँ, एक इज्तिमा वहां इकट्ठा हुआ है और एक मॉब, और वो एंग्री मॉब था। तो उस एंग्री मॉब को उस इश्ताल दिला के उसका रुख वहां की तरफ करना, हम ये महसूस करते हैं कि उसमें कोई मिसक्रिएंट्स थे और फिर उन मिसक्रिएंट्स को ने उनको वहां तक पहुंचाया, और फिर उस सारा प्रोसेस जो है उस पे वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं वो भी जो है वो जो आम तौर पे होते हैं वो नहीं थे। तो ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है। और मैंने एक और बात जो अर्ज की, मैं पहले भी 1-2 रात पहले भी कह चुका हूं कि इसमें यह भी तफरीक करना जरूरी है
कि कौन वो अफराद थे जिन्होंने जो घर की हदूद के अंदर गए और फिर वहां जाके, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ वहां पे अंदर गए और शोर वोर मचाया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आग लगाई। ये आग लगाना भी बड़ी एक आर्ट होता है, ये हर आदमी नहीं, आप और मैं नहीं जानते कि गाड़ी को किस तरह आग लगानी है, घर को किस तरह आग लगानी है, फर्नीचर को, जो भी है, इतना आसान नहीं होता कि माचिस जेब से निकालें और कर दें। तो ये वो तखरीबी एलिमेंट्स होते हैं, मिसक्रिएंट्स जिनको कहा जाता है। तो ये पहली बात करने के बाद मैं आपको अर्ज करता हूं कि यस, पुरअमन एहतजाज करना, गैर मुसल्ला एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का आईन। लेकिन देखिए वलीद साहब, ये जो वाकयात रिपोर्ट हुए 9 मई को, जो भी हुआ सारा सिलसिला, वो सिर्फ कोई लाहौर का नहीं था, पूरे पाकिस्तान का था। और जो आर्मी की जितनी भी इंस्टॉलेशंस थी उनको टारगेट किया गया, GHQ हो, जिनाह हाउस हो लाहौर में, जो पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं। तो ये तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, सरगोदा की अगर बात कर ले, मियां वाली की बात कर ले, यहाँ पर एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत लोग गुजरे। यहाँ तक कि बन्नू के इलाके तक लोग जो हैं वो आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ गई, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो अब आर्मी स्कूल तक को नहीं छोड़ा गया। तो ये आप समझते हैं कि ये सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया? ये देखें, आप मैं मेजबान बन जाता हूं और आप मेहमान बन जाएं, या मुझे जवाब पूरा देने दें, मैं सारी बातें एड्रेस। जी मुकम्मल कीजिए बात। मैं आपको पहली बात, जो अब ये मैंने जो आप कह दिया कि इस पे एक शफाफ और आजाद इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें इन सारे पहलुओं को, और ये सारी जो हमारे पास, जो हम और इमरान खान साहब और PTI जो दावा कर रही है कि हमने और हमारी क़यादत ने तो इस तशद्दुद को रोकने की कोशिश की, वो और दीगर शवाहिद, वो सारे शवाहिद देने का मौका हमें भी दिया जाए, ऐसी इंक्वायरी हो। उसके बाद, ये कहने के बाद, मैं एक एक करके, आपने जो पहली बात मुझसे पूछी थी वो ये थी कि हमला करना किसी के घर पे भी एक जुर्म है। और ये एक बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि जब मैं कानून की बात आपको अर्ज कर रहा हूं, और आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाह रहा हूं कि कानून में भी कत्ल का जो जुर्म जो होता है, और आप ये देखें कि, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कम से कम कोई अफवाज के एहलकार जो है उनकी किसी की जान जाने का जो है जिक्र नहीं आता। माली नुकसान जरूर हुआ है, 40-50 वर्कर्स जो है वो PTI के जो है वो शहीद हुए हैं, ये भी आप मलहूज़े खातिर रखें। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इवन कत्ल भी जो होता है ना, कानून को अगर आप देखें तो कत्ल भी किसी इश्तिहाल में आने की वजह से हो तो वो कत्ल के बजाय वो छोटा जुर्म बन जाता है। वो हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके, आप आगे से वापस पत्थर फेंके और वो शख्स मर जाए, तो वो इस तरह का कत्ल नहीं तस्वुर होता कि आप सोच समझ के गए और आपने किसी को चाकू मारा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। बहरहाल, किसी के घर पे भी हमला करना, किसी की भी चादर और चारदीवारी को पामाल करना, और वहां फैमिली मौजूद थी, वो बिल्कुल खिलाफे कानून है और वो जुर्म है, और उस पे जो है कार्रवाई होना चाहिए। मैं उसकी मसम्मत करता हूं, और ये बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इससे पहले और शफाफ इंक्वायरी हो। अच्छा, अगली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि उन लोगों में, ये पहले भी अर्ज कर चुका हूं, उन लोगों में जरूर तफरीक होनी चाहिए। वो जो जबरदस्ती अंदर गए घर के और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की या लूटमार की या आग लगाई, उनका वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं लोग। और वो जो लोग बाहर बैठे थे और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, ठीक, उनकी, वो पाकिस्तान का आईन इस चीज की इजाजत देता है। इन दो कैटेगरीज जो अफराद हैं उनमें तफरीक। अगले सवाल की जानिब बढ़ूंगी क्योंकि टाइम का मैं जरूर जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है कि जो 9 मई को हुआ, देखिए ये सब अचानक या कोइंसिडेंस तो नहीं हुआ, जो कि पूरे पाकिस्तान के वाकयात रिपोर्ट हुए। इमरान खान साहब, जी आप कुछ कह रहे हैं, मुकम्मल कीजिए बात। इसी पे आपका एक सवाल रह गया है, आपने बताया कि जी वो लाहौर में भी इस तरह हुआ, वो पेशावर में भी इस तरह हुआ, वो बन्नू में, या आपने दूसरे कोई मियां वाली आपने एग्जांपल्स दिए। मैं आपको अपनी पोजीशन जो है बिल्कुल वाज़ेह, जो मेरी समझ में है और जिस तरह मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, ये सारा बर्जस्ता या स्पॉन्टेनियस था। कोई प्लानिंग या ऐसी कोई चीज मैं अचानक हुआ। अच्छा, कल हमारी गुफ्तगू हो रही थी, महमूद मौलवी साहब, उन्होंने PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ढकी छुपी गुफ्तगू की, हमारे से डिटेल में बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं वो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं। जब प्लानिंग की बात की गई कि क्या ये प्री प्लान था, तब भी उन्होंने
जवाब कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट देने की कोशिश की। अब उनका ताल्लुक पीटीआई से है, आप क्या समझते हैं कि ये झूठी स्टेटमेंट उनकी रही, फिर रात को शाम को आमिर महमूद क़यानी ने भी सियासत छोड़ दी, ये लोग क्यों पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्या गलत हो गया? देखिए जी, जो पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं वो उसका जवाब वो खुद देंगे, और मैं आपका हिस्सा नहीं सुन सका, आपने किसी का बताया। आप ये नहीं समझते कि वो 9 मई के वाकयात को गलत समझते हैं, या वो समझ रहे हैं कि कुछ अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गलत हो रहा है, जो कि शायद उनको ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो? मुझे पहले ये क्लियर कर दें कि किसका आप हवाला दे रही थी, कि जब आपने प्लानिंग की बात की तो उन्होंने को ढका। मैं महमूद मौलवी साहब की बात कर रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, वो मेरे साथ एक शो पे थे 2 रात पहले, उनकी कोई अपनी राय होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जितना मैं जानता हूँ जी, ठीक है जी, मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि हम वो पार्टी नहीं है जिसके माजी में और जिसकी मुसलसल दहाइयों के ऊपर जो है एक तारीख नजर जो आती है, जिसमें बोरीबंद लाशें हों और भत्ताखोरी हो और इस तरह की चीजें हों। देखिए, लाकानूनियत एक पार्टी के डीएनए में चली जाती है, वो एक तसलसल से नजर आती है। हमारे ऐसी तारीख 27 साल की जो है वो ऐसी नहीं है। और मैं आपको एक बात और भी अर्ज कर दूं, मैं जिस पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूं, हम उतने मुनज़्ज़म भी नहीं हैं जितने वो हैं। हमारी पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल तक की नहीं है कि आप ये कह सकें कि जी इतने बजे इधर भी करना है लाहौर में, और उससे 400 मील दूर उतने ही बजे उधर भी इस तरह की चीज करनी है। ये मैं इसको कंप्लीटली मुस्तरद करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो मैं एक और बात अभी तक मैंने नहीं की थी, और वो भी बड़ी जरूरी है क्योंकि वो इस सारे मामले का एक बड़ा अहम सतून है, वो ये है कि जो भी पहला वाकया तो रिपोर्ट नहीं हुआ, इससे पहले भी माजी में वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। आपको याद होगा जो पीटीवी पर हमला हुआ, वो भी वाकया सबके सामने है। फिर शाहराए दस्तूर को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, दरख्तों को जलाया गया, ये तो सारे वाकयात माजी में रिपोर्ट होते रहे ना। पीटीआई की जानिब से मेट्रो स्टेशन को भी जलाया गया, तोड़फोड़ की गई। मुझे पता है आप क्या बात कर रही है, प्लीज बस कर दें, मेरी बात सुन लें जी। सुन लें। मैं आपको जो एक बात इससे पहले कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अहम बातें जो मैं आपको सारी बात अर्ज करना चाह रहा हूं मजमूई तौर पे, उसके कुछ अहम हिस्से और अहम सुतून हैं। 2-4 का मैं जिक्र कर चुका हूं, शफाफ इंक्वायरी वाला, तफरीक वाला, कि जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वो, और जो तशद्दुद वाले उस पर उतरे हैं वो, उनकी ट्रीटमेंट फर्क होनी चाहिए। और मैं जो तीसरी बात अहम करना चाह रहा हूं, और मैंने एक और बात जो कर दी, तीसरी बात जो कर दी, वो यही है कि ये कोई ऐसी मुनज़्ज़म प्लान नहीं था, ये बरजस्ता या स्पॉन्टेनियस था। और जो चौथी बहुत अहम बात है कि अगर किसी ने तशद्दुद का रास्ता इसमें इख्तियार किया, और उसके बाद मैं आपके जो सवाल के जवाब पे आऊंगा, ये जो आप मिसालें दे रही हैं, ये इनफरादी उनकी जो भी थी सरगर्मी थी, पार्टी की तरफ से कतई तौर पर कोई तशद्दुद के इक़दाम लेने की कॉल नहीं थी, कोई लूटमार करने की, कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की, या उसको डैमेज करने की, या उसको आग लगाने की, किसी किस्म की कोई कॉल पार्टी के लेवल पर, पार्टी की पॉलिसी के तौर पे, पार्टी के ऐलान के तौर पर नहीं थी। मेरा मौक़िफ़ शुरू से यही रहा है, पहले दिन से। मैं उस दिन भी मीडिया पे था, रात मैंने पहले ये बात कर दी थी कि पार्टी का इसमें कोई वो नहीं। और आप उस दिन देखें, आपने पूछा ना लीडरशिप कौन थी, देखें इमरान खान साहब तो गिरफ्तार थे, तो वो तो किसी से राब्ता ही नहीं कर सकते थे। शाह महमूद साहब और असद उमर साहब जो नंबर 2 और नंबर 3 लेवल के हमारे लीडर्स हैं, आप 9 मई के दोपहर उसी वक्त के उनके बयानात जो टीवी पे आ रहे हैं वो देखें कि जी आप जरूर एहतजाज करें, ऑब्वियसली एहतजाज करना पुरअमन सबका हक है, लेकिन उन दोनों के आप वो दिखा नहीं रहे। आप दिखाए ना वो कि उन्होंने क्या कहा उस दिन 9 मई को ही। उन्होंने कहा कानून अपने हाथ में ना लें, कानून के दायरे के अंदर रहें। और अब मैं बताता हूं कि आपने जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 27 साल की तारीख है इस पार्टी की। आप जितनी मिसालें देंगे वो उस वक्त की हैं और उस दौरानिये की हैं जब पीटीआई को जो है, और जो हमारा मौक़िफ़ उसमें भी है कि एक साजिश के तहत जो है वो इक़्तिदार से निकाला गया, और एक सोची समझी साजिश के तहत, और जब उसके रद्द-ए-अमल में एहतजाज करने का और मार्च करने का और एक पुरअमन एहतजाज करने का इक़दाम लिया गया, और जब भी लिया गया सिवाय उन मौकों के जब पंजाब में हमारी ठीक है वलीद साहब चूंकि टाइम की कमी है, मैं आपसे आपका पॉइंट बिल्कुल मैं समझ चुकी हूँ, हम तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ना चाहूंगी। लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगी, आपका कमेंट चूंकि टाइम कम है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो स्पीचेस थी, जो उनकी तकारीर थी, खासकर जो सरकारी इदारों के जो बड़े अफसरान हैं, जो बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनका नाम लिया गया,
नाम मुसलसल लेते रहे, उसकी वजह से ही ये नतीजा निकला कि ये वाले वाकयात हुए। मुसलसल फौज के खिलाफ भी वो गुफ्तगू करते रहे। इवन के जो वेस्टर्न मीडिया पर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड है वो भी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने इस हवाले से बात की है। तो क्या आप कहेंगे इस पर? ये तो बिल्कुल गलत है कि पहली बार किसी ने बात की है। आप मियां नवाज शरीफ की तकरीरें उठा के देख लें, जब वो अपोजिशन में थे और हमारी हुकूमत थी। आप दीगर जो पीडीएम के लीडर्स उस वक्त के हैं, लेकिन फौज की तंजीमात पर क्या आज से पहले इस तरीके से हमला हुआ? और नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि इसीलिए तो एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। आप अगर ये एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा तरीका था तो इस बात को अगर वाज़ेह तौर पे तयन किया जाए कि वो सोचा समझा मंसूबा पीटीआई का था या किसी और कुव्वत का था या किसी और तखरीबी या मिसक्रिएंट्स का था, ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उसमें शफाफ जो है वो इंक्वायरी हो। लेकिन आपका ये कहना कि कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह से नाम ले लेके लीडरशिप को जो है अटैक किया हुआ है स्पीचेस में, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसकी बेतहाशा मिसालें मिलती हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर के मियां मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ और ये तमाम मेन लीडर्स जो हैं वो इस तरह की जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद इकबाल रहनुमा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, अपनी राय हमारे साथ शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ज़बान पाक के बाहर क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और हुकूमत का यह दावा है कि ज़मान पाक में इमरान खान साहब की रिहाइश गाह पर 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसके बाद हम देखा कि कल रात वहां पर तलाशी का एक प्रोसेस किया गया। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है ज़मान पाक में, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल वहाब मौजूद हैं, उनसे सिचुएशन जानते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, आपने ज्वाइन किया। एक्चुअली किस पॉइंट पर मौजूद हैं आप और क्या यहाँ पर मनाजिर इस वक्त है? जी बिल्कुल नबिहा, इस वक्त मैं इमरान खान की रिहाइश गाह जो है वो उसके बिल्कुल बाहर घर के मौजूद हूँ। और ये सूरत हाल अगर मेरे पीछे अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके तो यहाँ पर ये वो गली है जो ज़मान पार्क गेट नंबर 2 से इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर जाती है। यहाँ पर बैरियर्स लगा कर जो है वो उसको बंद किए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो कारकुनान है पीटीआई के, वो 3 से 4 कारकुनान यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो ज़मान पार्क आने वाला जो रास्ता है उसको नहर को जेल रोड से भी बंद किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो जेल रोड के अलावा जो रास्ता माल रोड से ज़मान पार्क की जानिब आने वाला रास्ता है उसे भी बंद किए हुए हैं। उसके अलावा जो इलामा इकबाल रोड से आने वाला रास्ता है ज़मान पार्क की जानिब उसे बंद किया गया है। लेकिन जो दूसरी रोड है एक साइड उसको जो है वो खोला गया है, जो ज़मान पार्क से माल रोड की जानिब जा रहा है रास्ता, उस रास्ते को खोला गया है। जबकि पुलिस की नफरी भी जो है वो जो रास्ते बंद किए गए हैं वहाँ पर मौजूद है, खड़ी है पुलिस की नफरी। कल रात को पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर के अलावा अगर बात करें तो डीआईजी भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन कहा यही जा रहा था बतौक़े कि ऑपरेशन किया जाएगा और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा कल देखने में नहीं आया। और आज उस तरह अभी तक जो है वो नफरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो रास्ते बंद किए गए हैं बैरियर्स लगाकर, वहाँ पर जो है वो सिर्फ पुलिस के चंद एहलकार वहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब्दुल वहाब, कल रात के बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो यहाँ पर जो मौजूद कारकुनान थे, हमें पता है कि यहाँ पे 25 से 30 के करीब तकरीबन खैमे भी लगे हुए थे, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो उस तलाशी के बाद क्या यहाँ पर मौजूद कारकुनान मुंतशिर हुए हैं? अभी कितने कारकुनान यहाँ पर पीटीआई के मौजूद हैं? अगर मैं ज़मान पार्क गेट नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जमा होती थी, लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर सिर्फ कारकुनान जो है वो इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर और बाहर तैनात है। उसके अलावा जो गली है, जो उनके घर की जाने वाला रास्ता है, उसके ऊपर 3 से 4 पुलिस जो अगर बात करें पीटीआई के कारकुनान हैं वो मौजूद है, जिन्होंने बैरियर्स लगाकर जो है वो रास्ते को बंद किया। और सिर्फ जो मुतलका शख्स है जो उनके जानने वाला है कोई, उसकी तलाशी लेने के बाद उन्हें जो है वो उस जगह पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो कारकुनान इस तरह मौजूद नहीं है। कल भी देखा गया कि जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो कारकुनान पीटीआई के जो है वो कम तादाद में यहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ऑपरेशन अमल में नहीं लाया गया। यही कहा जा रहा था, इमरान खान ने भी जो है वो ट्वीट की कि शायद अगली गिरफ्तारी से कबल ये मेरा आखिरी ट्वीट हो और हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो सबको बाहर निकलना चाहिए, और इस तरह के बयान जो है वो इमरान खान के सामने आए। लेकिन कारकुनान जो है वो इस वक्त उनमें खौफ भी है कि गिरफ्तारियाँ जिस तरह की जा रही हैं पुलिस की जानिब से और
वाले मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। PTI की जो लीडरशिप है वो भी तकरीबन जो है वो गिरफ़्तार है और इस हवाले से जो है वो कारकुनान में भी थोड़ा खौफ व हिरास जो है वो पाया जा रहा है। और अगर बात करें तो ज़मान पार्क इस वक्त जो है वो ऐसा लग रहा है कि ज़मान पार्क के जो इतराफ़ है यहाँ पर कर्फ्यू का समय जो ज़मान अच्छा, पुलिस की कितनी नफरी यहाँ पर मौजूद है अब्दुल वहाब? अगर मैं बताऊं तो माल रोड पर जो रास्ता है ज़मान पार्क की जानिब आने वाला, वहाँ पर भी जो है वो उनको रुकावटें लगाकर बंद किया गया है। वहाँ पर तकरीबन 6 से 7 जो पुलिस एहलकार मौजूद थे। अगर बात करें इलामा इकबाल रोड की तो इलामा इकबाल रोड पर जो ठंडी सड़क है वहाँ से भी पुलिस की जानिब से रास्तों को बंद किया गया है और वहाँ पर भी चंद पुलिस एहलकार ही मौजूद है अभी। लेकिन रात को एंटी राइड दस्ते भी मौजूद थे, जबकि उसके अलावा पंजाब पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे, अफसरान भी मौजूद थे और मुतवक्किल था कि रात को जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन ऐसा अमल में नहीं लाया गया और लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि बाद से जो यहाँ पर कारकुनान है वो काफ़ी बड़ी तादाद में मुंतशिर हो चुके हैं। पुलिस की भी नफरी मौजूद है, खासतौर पर जो माल रोड से आने वाला रास्ता है वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज भी देखी जा रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, वो एक मुहावरा है ना जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो फिर उसे भूला नहीं कहते। इस मुहावरे को गलती या नदामत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या सुबह के भूले घर को लौटने लगे हैं? ये आने वाले दिनों में तो नाज़रीन पता चल ही जाएगा। बहरहाल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि 9 मई के तारीख दिन पर कौम के लिए शर्मिंदगी लाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती कमेटी में 9 मई की शरपसंदी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का इरादा उन्होंने इजहार किया और इसके साथ साथ हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कि उस दिन इश्तियाल दिलाने में मुलव्विस थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत सामने आ रही है। सबसे पहले हमने देखा कराची से महमूद मौलवी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद फवाद चौधरी मंजर आम पर आए, उन्होंने कहा कि पाक फौज है तो पाकिस्तान है। फिर कराची से अली जैदी ने भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और साथ ही साथ PTI ना छोड़ने का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर महमूद कयानी फौजी तनसीबात पर हमला दहशतगर्दी करार देते हुए PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके। उधर लाहौर से मियाबाद फारूक ने भी कहा कि पार्टी टिकट ये कहकर उन्होंने वापस कर दिया। यास्मीन राशिद साहिबा ने क़यादत ने कोर कमांडर हाउस पर हमले का कहा और सिंध से भी अरकान सिंध असेंबली ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। सेनेटर वलीद इकबाल ने अहम बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस में तहरीक इंसाफ के कारकुनान देखे और साथ ही उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। अच्छा, पूरे मामले में फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने इमरान खान से शिकवा किया कि आप फवाद चौधरी का नाम लेना भूल गए। वैसे हम हिबा साहिबा को यहाँ पर बताते चलें कि अक्सर इमरान खान बहुत सारे अहम लोगों का नाम लेना भूल जाते हैं। ये बात उनके लिए शायद ज़रा मुश्किल नहीं है, इससे पहले भी वो कई लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं। बहरहाल जो पूरी मुल्की सूरत हाल है इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब इस वक्त उन्होंने किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं, अब PTI के अंदर से भी आवाजें आने लगी हैं, आप समझते हैं कि मजीद कुछ लोग आने वाले दिनों में PTI से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे? नहीं, एक तो चल पड़ा है ना ऐसा, और ये अफसोस होता है कि अगर बड़ी पार्टियां टूटने लग जाएं और अपनी गलतियों से टूटने लग जाएं। बाज़ पार्टियों को तो तोड़ा गया, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तो इस इंतहा पर चले गए। कुछ सोच भी नहीं सकता था। ये 9 मई हमारे लिए 9/11 से बढ़कर था और ये बहुत बड़ा वाक़या था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मुमकिन नहीं था और ये जिन माजी के हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों ने ये पौधा लगाया था और इस पौधे की परवान चढ़ाया था, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक इगोइस्ट, एक अनापरस्त, एक खुद पसंद और एक इंतहाई जिद्दी और एक हद तक हक धर्म कोई भी शख्स हो, वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हो सकता है, खुद अपने लिए भी फायदेमंद शायद ना हो सकता हो। इसलिए कि आप उनका पूरा कैरियर भी देखें और उनकी अपनी निजी जिंदगी देखें, क्या चीज़ उसमें तलाश करते हैं आप। उनकी पहली शादी, उनके बच्चे
और उनके वो क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें हम, नाजायज़ बच्चे, क्या मतलब हम क्या 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 तलाश करें उसमें। और इंडियन टीवी के एक शो में जो उन्होंने रजत शर्मा के शो में जो कहा था, कोई सोच सकता है कि कोई बंदा इसको भी लीडर मान देगा? जो एक लाइन लगाकर जब नाम लिए गए खवातीन के, तो उसने कहा कि बस यानी ये था इमरान खान का एक चेहरा। फिर भी लोग समझ रहे थे, लेकिन उसने मुल्क की जो भी सूरत हाल हो, मुल्क की शहरत पर उसने वार किया है। और एक हमारे लिए कश्मीर शहरत है, दूसरा हमारी बाहर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो मुल्क के लिए ये हैसियत रखते हैं। तो क्या मतलब ये कि अब भी सहूलतकारी की जाएगी? हो रही है सहूलतकारी, हमने देखा है। गुड टू सी यू, गुड लक, विश यू बेस्ट। और जाइए आराम से 10 साथियों को ले जाकर आलीशान गेस्ट हाउस में गप्पे लगाइए, सो जाइए, सुबह जाइए, आपको वहां चले जाइए। और फिर वहां का जो कुछ भी था वो स्क्रिप्ट पे लग रहा था। मैं समझता हूँ चीजों को इस तरह से अगर आप खराब करते चले जाएंगे और जो ग्राउंड है उसको लेवल सही नहीं। नगाश साहब, चूंकि टाइम कम है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको अदालत छोड़ रही है, उनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, जिनमें अली मोहम्मद साहब भी हैं, फॉर एग्जांपल शीरी मजारी साहिबा भी हैं, दीगर नाम भी है, फहरिस्त भी है। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है? जो मुकदमात हैं या जो गिरफ्तारियां हैं वो कितनी क्रेडिबल हो रही हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है कि मुकदमात बहुत से बने होंगे और बहुत से मुकदमात यूं भी बने होंगे कि उनके बारे में एविडेंसेस उनके पास मौजूद होंगी और गिरफ्तार कर रहे होंगे। तो गिरफ्तारी पर मैं कभी खुश नहीं होता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अली मोहम्मद खान को जिस तरह से वो बाहर निकल रहे थे और अभी 15 कदम भी नहीं चले थे, किस तरह से उनको बाकायदा घेर कर कहा गया नहीं उधर चले, इस गाड़ी में, उस गाड़ी की तरफ न जाएं। तो अली मोहम्मद खान ने जिंदगी में कभी ये सोचा था कि जब मैं आइन तोड़ रहा हूँ, जब मैं आइन को एब्रोगेट कर रहा हूँ, लेकिन नगाश साहब क्रेडिबिलिटी पर बड़ा इस वक्त सवाल हो रहा है ना। पीटीआई के जानिब से भी बात की जा रही है कि किस तरीके के मुकदमात बन रहे हैं कि अदालत छोड़ती है फिर उनको पकड़ लिया जाता है, तो ये भी बात हो रही है। दूसरी जानिब के इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ प्रेशर किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि मुल्क में यही अदालतें थी जब लोग 14 साल तक बगैर किसी सजा के, कन्विक्शन के, अदालती फरमान के बगैर लोगों को जमानत नहीं मिलती थी। 14 साल लोग जेलों में रहे हैं, लोग 2 साल तक जेलों में रहे हैं, लोगों ने 100 150 पेशियां भुगती हैं, लोग अपनी बेटियों को साथ लेकर आते रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, लोगों को जेल में बैठे हुए, जेल में मुलाकात के दौरान बेटी को उठा लिया जाता है। यार हम इतनी जल्दी भूल जाएंगे सब कुछ? या एक शख्स की बहन अस्पताल में है और रात को, चांद रात को जो है, रात को 12 बजे के बाद जाकर आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। और ये ऐलान किया जाता है, जो आज इस वक्त बड़े तुरम खान है, तीसवार खान, ये ऐलान करते थे कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा और मैं इनकी जेलों से ऐसी निकलवा दूंगा। निकलवा दिए थे उन्होंने, तो सब कुछ हो गया था। नहीं होने चाहिए इस वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और नाज़रीन का हम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज और जलाओ घेराव पर दर्ज मुकदमात के हवाले से हुकूमत ने पैरवी के लिए 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स तैनात कर दिए हैं। एडवोकेट चौधरी जाहिद आसिफ और एडवोकेट नज़ीर सुल्तान मेकन नए प्रोसिक्यूटर्स होंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए प्रोसिक्यूटर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स में केसेस का दिफा करेंगे। डिटेल्स क्या है पूरे मामले की, जानेंगे मोहम्मद उवैस से। जी उवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने से जलाओ घराव के मामले पर अब विधि इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर 2 प्रोसिक्यूटर जो हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर ने केसेस की पैरवी के लिए 2 प्रोसिक्यूटर्स की मंजूरी दी है। केसेस की पैरवी के लिए एडवोकेट चौधरी जाहिद आसिफ और एडवोकेट नज़ीर सुल्तान जो है वो इन मुकदमात की समाअत करेंगे। दोनों प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और अब जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उन या जो कारकुनान या रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो भी मुकदमात होंगे उन केसेस की पैरवी 2 प्रोसिक्यूटर करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस, आपने हमें अपडेट किया।
इसके साथ ही एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज रावलपिंडी नैब में पेश ना होने का इम्कान है। उनकी तलबी थी। इतलात ये सामने आ रही हैं कि इमरान खान के वकला ने ज़ाती हैसियत में पेश ना होने का मशवरा दिया है। 20 नकात पर मुश्तमिल जवाब और दस्तावेजात अपनी लीगल टीम के जरिए जमा करवाने का मशवरा भी दिया गया है और सफ़ात पर मुश्तमिल नोटिस ज़मान पाक में मौसूल करवाया गया था। अहम खबर है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इमरान खान आज नैब रावलपिंडी में ना शायद पेश हों। इमरान खान के वकला का ज़ाती हैसियत में पेश ना होने का मशवरा दिया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और खबर है आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में कि लंदन में नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि हमें सजा सुनाने वाले 60 अरब लूटने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये सवाल किया है कि कौन करेगा ऐसे अदलिया का एहतराम। उधर इमरान खान को मजीद किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक की तौसीह कर दी गई है। उधर नैब की टीम अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को नोटिस मौसूल करवाने जमान पाक गई मगर नाकाम वापस आई। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब भरपूर मुतहरिक इस वक्त दिखाई दे रहा है और अब शेख रशीद और फैसल बॉर्डर को भी तलब किया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी को पहले ही तलब किया जा चुका है। 10 बज चुके हैं। इमरान खान की तलबी थी लेकिन उनके पेश ना होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वकला की जानिब से ये मशवरा भी उनको दिया गया है। अच्छा, पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जानना ये चाहूंगी आपसे कि नैब ने इमरान खान को पहले भी गिरफ्तार किया, फिर रिमांड भी हुआ, फिर जमानत भी हुई। क्या अहाता अदालत से गिरफ्तारी की जो रिहाई मिली ये जवाब किसी हद तक दुरुस्त था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पुरानी जजमेंट्स और कानून को देखते हुए ये फैसला दिया कि जी जो एक्सेस टू जस्टिस है, कोई भी शहरी, कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर वो इंसाफ के हसूल के लिए खुद सरेंडर करता है, अदालत जाता है और वहां पे कोई पिटीशन फाइल करता है तो जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके तहत उसे अहाता अदालत से जो गिरफ्तार करने का अमल है इसको गैर दुरुस्त करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने केस के मेरिट्स पे या डीमेरिट्स पे कोई अपनी फाइंडिंग नहीं दी कि क्या ये वारंट सही थे, क्या ये केस कैसा था, लेकिन इस गिरफ्तारी को अमल को एक गलत अमल करार दिया जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, अब आमिर साहब ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अब इस तरह नैब में आज इमरान खान साहब को तलब किया गया था लेकिन वो नहीं पहुंच रहे, उस तरीके से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, नैब के मुकदमात भी हैं, तफ्तीश भी होना जरूरी है, बुशरा बीबी साहिबा को भी तलब किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह से इमरान खान साहब कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर इसके नताइज क्या सामने आ सकते हैं? मेरे ख्याल में तो अगर खान साहब को कोई खौफ नहीं है कि किसी और केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और जो पुलिस की मूवमेंट देखी जा रही है उनके घर के बाहर, अगर ये नहीं है और उनके पास अगर अदालत की जमानत है कि किसी और केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो फिर उनको नैब की तफ्तीश में जरूर शामिल होना चाहिए और वो शामिल होंगे, क्योंकि अगर वो शामिल नहीं होते मुतअद्दिद रिपीटेड अरेस्ट के बाद तो फिर कानूनी तौर पे नैब को ये इख्तियार हासिल होगा कि अगर वो बारहा नहीं आते तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है अगर वो खुद तफ्तीश के लिए नहीं शामिल होते हैं, कानूनी नुक्ता यही कहता है। जी, अगर तो उनकी जमानत अभी उन्होंने लगाई हुई है, बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर तो जमानत हो जाती है फिर भी उनको जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है उसमें शामिल होना एक कानूनी और जरूरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा आमिर साहब ये भी बताएगा कि जो नैब की जो तरमीम हुई है क्या उनके मुताबिक नैब को भी किसी गिरफ्तारी के लिए अदालत से इजाजत लेना जरूरी होगा या नहीं? अगर इमरान खान साहब फिर से गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जमानत हो पाएगी फिर? देखिए, नैब के जो कवानीन तरमीम हुए हैं उसमें जमानत का स्कोप बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। अच्छा। लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा कि उनको अदालत से कोई इजाजत लेनी पड़ेगी। चेयरमैन नैब को अब भी इख्तियार है कि 3 या 4 कंडीशंस हैं कि अगर कोई मुल्जिम जो सा है वो बारहा रिपीटेड जो नोटिस हैं उसके बावजूद तफ्तीश में के अमल को ज्वाइन नहीं कर रहा तो उससे के वारंट्स निकल सकते हैं। अगर उन्हें खतरा है कि कोई शख्स मुल्क से भाग जाएगा
फिर भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो अरेस्ट की हद तक मैं समझता हूं कि कोई अदालत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इमरान खान साहब के केस में चूंकि बेल बिफोर अरेस्ट हो चुकी है इस केस में, तो इस केस में अब जब तक अदालत फैसला नहीं करेगी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये कादिर यूनिवर्सिटी वाले केस में। ठीक है। अच्छा, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, इस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगी। इमरान खान कहते हैं कि ये उनका अकेले का फैसला नहीं था, वफाकी काबीना ने फैसला किया, पैसे सुप्रीम कोर्ट को गए, तो फिर मसला कहां पर है? अब पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब को और फैसल बॉर्डर को भी तलब किया गया है। देखिए, मसला इसमें ये है कि जो ये केस है, ये केस बुनियादी तौर पे ये है कि मलिक रियाज साहब के बेटे जौन से हैं वो इस केस के असल बेनिफिशरी हैं। उनको जुर्माना हुआ, वो पाकिस्तान आया और समहाउ जो उस वक्त के इनके वो थे अकाउंटेबिलिटी के एडवाइजर शहजाद अकबर साहब, उन्होंने पता नहीं इसको कैसे डील किया है कि ये पैसा असूली तौर पे तो हुकूमत के पास जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं अब भी इसमें जो नैब का कानून है उसमें ये वाज़ेह तौर पे दिया हुआ है कि लॉस टू गवर्नमेंट एक्सचेकर, तो हुकूमत को कोई लॉस नहीं हुआ, किसी की पॉकेट में ये पैसा नहीं गया, ये अब भी हुकूमत के पास ही पड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो अगर एक दरखास्त डाल दी जाती है कि ये पैसा हुकूमत के अकाउंट में डाला जाए तो ये पैसा ऑटोमेटिकली 1 रुपया भी नहीं निकला हुआ है, ये वहां से ट्रेवल करके हुकूमत के अकाउंट में आ जाएगा। तो इस हद तक इस बात में सब्सटेंस है कि गवर्नमेंट एक्सचेकर को इसमें कोई लॉस नहीं हुआ। फिर जो काबीना का फैसला है नैब कानून के मुताबिक, उस पे किस किस्म का भी वो फैसला हो, नैब के दायरे इख्तियार नहीं है कि वो काबीना के किसी भी फैसले के ऊपर कोई कॉग्निजेंस ले सके, कोई वो उस पे अमल कर सके। तो ये भी एक बात है कि जो कि मौजूदा हुकूमत ने खुद ये कानून साजी की है। अच्छा, तो दो किरदारों का आपने अभी जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में, एक प्रॉपर्टी टाइकॉन का जिक्र किया और दूसरा शहजाद अकबर भी इस मामले में शामिल तफ्तीश होंगे तो ही मामला बेहतर हो पाएगा। तो कब इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा या उनसे अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीक क्यों नहीं की गई, तलब क्यों नहीं किया गया? मैं तो समझता हूँ अगर इस मामले की साफ और शफाफ तहकीक होनी थी तो ये शुरू ही अहमद जो उनसे उनके बेटे हैं अली रियाज से और शहजाद अकबर से होनी चाहिए थी और उसके बाद ये आगे जाना चाहिए था, क्योंकि असल चीज तो उनके पास है कि ये पैसा जो उनसा था ये वन हाइट पार्क का पैसा था जिसकी उन्होंने जुर्माना किया था नेशनल क्राइम एजेंसी ने। वन हाइट पार्क उस वक्त गालिबन हसन या हुसैन शरीफ की प्रॉपर्टी थी, तो ये वहां से शुरू हो कि जी ये किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये कौन सा पैसा था और फिर शहजाद अकबर साहब ने ये किस पावर्स के तहत, उनका इख्तियार क्या था, वो कौन थे, उन्होंने कैसे ये किया, तो ये भी उनको जवाब देना होगा। और अगर उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया जा रहा तो ये फिर नैब की बदनीयती होगी और इसमें कोई दूसरी वजह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास, माहिर कानून, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। Once again in Neo पाकिस्तान। तो नाज़रीन, अब कुछ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का तज़किरा करेंगे और IMF ने तकरीबन 3 माह से स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पाकिस्तान से मौजूदा माली साल के दौरान मजीद 2.4 अरब यानी कि कुल 8 अरब डॉलर के माली वसाइल का बंदोबस्त का मुतालबा किया है। अब IMF की जो रेजिडेंट चीफ हैं उनसे जब पूछा गया कि क्या मौजूदा सियासी हालात में माह रवाह के अंदर स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का कोई इम्कान है, इस पर उनका जवाब सामने आया कि हम मुल्क की सियासत में मुलव्वस नहीं होते और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का एक पुरअमन रास्ता मिल जाएगा। अब यही कहा जा रहा है कि अगर IMF फंड प्रोग्राम की गिरती हुई बहाली को जारी रखता है तो फिर पाकिस्तान के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहरान को मुकम्मल तौर पर फैलने से
से रोकने के लिए चीन से दरखास्त करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। दूसरी जानिब मुल्क में गहरे सियासी और मुआशी बहरान के दरमियान IMF ने इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाई हुई है। ऐसे में आयशा गौस बख्श साहिबा की भी स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रही है कि पूरी कोशिश है कि मुआहिदा हो जाए। मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल का अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि इस वक्त बरामदात में 14% कमी हो चुकी है। पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने जो सूरत हाल सबके सामने है, IMF के मुआहिदे में ताखीर हो रही है, फिलहाल बयान की हद तक तो उन्होंने सियासी सूरत हाल को मुआहिदे से मुंसलिक नहीं किया है। आप क्या समझते हैं? वो कई वजूहात हैं। पहली तो ये है कि अमेरिका ने उनको ये इशारा दिया है और स्टेट डिपार्टमेंट ने पब्लिकली कह दिया है कि पाकिस्तान को अगर अपना प्रोग्राम बहाल कराना है तो पाकिस्तान माशी इस्लाहात करे। ये बहुत बड़ी बात की है स्टेट डिपार्टमेंट ने कि बहाली शर्त पर होगा। उसके बाद जो IMF ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि जो इसने किस्त बाद में भी देनी थी उससे पहले हम बजट उनकी मंजूरी हासिल कर लें, यानी वो ऐसी शराइत कर रहे हैं जो हमें नाकाबिल कबूल हों। और उसकी वजह लेकिन साथ साथ ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले किए थे, एक ये किया था कि 21 अरब रुपया पे कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन। वो नहीं पे हो सकता कानूनी, इसलिए कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, उस बजट की प्रोविजन नहीं है। आपने देखा कि हुकूमत ने एक छोटा सा काम किया था कि जो बाइक पे लोग चलाते हैं उनको थोड़ा पेट्रोल में सस्ता दे दिया जाए, लेकिन वो पैसा मालदार लोगों के से वसूल कर लिया जाए ज़्यादा रस पर। IMF ने हमें मजबूर किया कि आप उस स्कीम को वापस लें और हमने ली। तो 21 अरब आप कैसे दे सकते हैं IMF को नाराज करके? वो नहीं हो सकता था। तो IMF वो भी चीज़ देख रहा है। दूसरा ये था कि आप एक और तलवार इस हुकूमत के ऊपर लटक रही है। आप कुछ भी कहें, बहरहाल कानूनी तलवार है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला कर सकती है। तो IMF ये सोचता है कि भाई हम किस हुकूमत से मुआहिदा करें जिसका भी मुस्तकबिल का ही पता नहीं है। ये 2 चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट ना करता, सुओ मोटो ना देता, तो ये 2 परेशानियाँ पैदा नहीं होती। ये अलग बात है कि IMF का रवैया हमारे साथ मुआंदाना है, लेकिन पाकिस्तान भी इतना कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है, न इतनी खौफ की ज़रूरत है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि हुकूमत इस पोजीशन में है, अगर वो चाहे तो IMF से ये कहे कि जनाब ये जो 2.2 अरब डॉलर हमें देने हैं ये आप अपनी जेब में रखें, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम अपना बजट, देखिए IMF का प्रोग्राम खत्म हो रहा है 30 जून को, अभी आपको भी पता है 1.5 महीना है, अब तो टाइम ही नहीं है। हमने अपना बजट जून के पहले 10 दिन में पेश करना है। हम अपना बजट पेश करें और उसमें IMF से रकूम की वसूली दिखाएं कि हमें इतनी रकम की वसूली की तवक्को है। बेशक जून में नहीं होगी, लेकिन हम उसके बाद दोबारा IMF के पास जा सकते हैं। हमें कानूनी इख्तियार है, IMF हमें मना नहीं कर सकता कि हम इनके 2.2 अरब डॉलर इनको मना कर दें और हम बाद में दोबारा IMF के पास जाएं कि जी आप हमें 3 साल का नया कर्जा दें 7 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा का। ये हमारा कानूनी हक है, हम मना नहीं कर सकता। हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है और चीन उसके लिए तैयार है, और हमें कहने की जरूरत नहीं है। चीन इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह चाइना अगर मदद करता है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि चाइना रेडी है और उसे रजू भी करना पड़ सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, सूदमंद होगी, फायदेमंद होगी? नहीं, चाइना कितनी भी मदद करे IMF के प्रोग्राम का मुतबादिल नहीं है। अच्छा। आपको मोहलत मिल जाएगी, जैसे मैंने कहा कि आप अभी उनको मना कर दें IMF को, आप उनके बाद सितंबर में, अक्टूबर में जब भी हालात हों उनके बाद दोबारा जाएं, उस वक्त तक चीन हमको मदद करेगा। लेकिन IMF का कर्जा आपको इसलिए लेना है कि आलमी बैंक उसके बगैर आपको नहीं देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं देगा, इंटरनेशनल मार्केट नहीं देगी। हमें जो 9.7 अरब डॉलर के कर्जे जेनेवा कॉन्फ्रेंस के तहत सैलाब में मिलने, वो नहीं मिलेंगे, वो सब उससे मशरूत हैं। तो चीन तो हमारी मदद अपने मुफाद में करेगा उस वक्त तक जब तक हमारे मामला ठीक हों, क्योंकि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा है। अमेरिका की पॉलिसी है चीन को कंटेन करना, उसके लिए वो CPEC को, और ये चाहता है पाकिस्तान मुश्किलात में फंसा है तो वो ये कहेगा दुनिया से कि जी CPEC की वजह से हुआ है। चीन इस बात को समझता है, तो चीन पाकिस्तान की मदद अपने मुफाद में भी करेगा और कहेगा कि जी जब तक आपका IMF से अगला मुआहिदा नहीं हो जाता उस वक्त तक हम आपको गिरने नहीं देंगे, और अमेरिका ये बात समझता है। अब मसला एक तरफ अमेरिका है जो कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल में रखना चाहता है, वो हमें निकलने नहीं देगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। अब चीन पहले पलक झपकता है अमेरिका, ये देखने की बात है, लेकिन चीन बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो हमारी मदद करता रहेगा। और लेकिन मुझे जो खदशा है, 2 बातें हैं। एक खदशा तो ये है कि IMF का कर्जा हमें मिलेगा, देना पड़ेगा, कोई एहसान नहीं कर रहे। हम IMF के मेंबर हैं,
उसके तहत वो मजबूर है कि हमें कर्जा दे अगले माली साल में, लेकिन वो शराइत और मुतालबात सख्त कर सकता है। लेकिन इससे बड़ा एक और सवाल है, और वो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या IMF से कर्जे की किस्त मिलने के बाद मिसाल के तौर पर $7 अरब का कर्जा मंजूर हो जाता है, उसकी किस्त मिलने के बाद क्या हमारे मसले हल हो जाएंगे? जवाब है कि नहीं, क्योंकि हमें $25 अरब तो अगले माली साल में बैरूनी कर्जे पे करने हैं, उसके बाद 2025 में $25 अरब करने, तो वो तो IMF से नहीं मिलेगा, उनसे तो छोटी सी रकम मिलती है। अब कहाँ से मिलेगा? उसके दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं है। और ये हमारे इदारों को भी सोचना है, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना है, आवाम को भी सोचना है, सियासतदानों को भी सोचना है, मीडिया को भी सोचना है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की बात की जाए तो ये कौमी पैदावार में 10वां हिस्सा है और ये लोगों की बड़ी तादाद को रोजगार भी फराहम करता है। फिर मार्च 2023 में इस शोबे में हमने देखा कि पैदावार में इंतहाई बड़े पैमाने पर कमी आई और हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स थी उसकी सलाहियतों के लिए एक सख्त आजमाइश की कैफियत भी पैदा हो गई। ये भी एक बहरानी कैफियत है, आप समझते हैं? देखिए, बहरानी कैफियत क्या है पहले हम समझ लें कि हमें पता है कि हमारे हर साल कर्जे बढ़ते हैं। हमारे मार्च से मार्च तक बैरूनी कर्जों में $3.5 अरब की कमी हुई है। यह बड़ा अनयूजुअल बात है। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब आपको पैसा नहीं है, आपके पास डॉलर नहीं है, हंगामा आराई हो रही है, तो फिर आपको IMF का प्रोग्राम भी नहीं है। जब मेरे पास डॉलर नहीं है तो मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा। जब मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा तो हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, हमारा एक्सपोर्ट कैसे चलेगा? तो हमने तो फिलहाल डिफॉल्ट से बचने के लिए, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं डिफॉल्ट कर जाएगा, हमने अपने आप को कामयाबी से बचाया है। उसकी कीमत मईशत को देनी पड़ी है, उसकी कीमत बेरोजगारी को देनी पड़ी है। इसकी कीमत इस साल शरह नमू मनफी होगी, मनफी शरह नमू होने वाली है। तो हमारी गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ने वाली है। ये हम वो कीमत दे रहे हैं जो सियासी खेल हम कर रहे हैं इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। IMF हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सियासतदान हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सफर कौन कर रहा है? पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम। मगर मैं जो बात आपको पहले बता रहा था वो इन सबसे ज्यादा अहम है। वो बात अहम इसलिए है कि अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, क्योंकि IMF के से कुछ बनने वाला नहीं है, उसके बाद भी मेरे मसले रहेंगे और चीन हमारी मदद एक हद से ज्यादा नहीं कर सकता। तो या तो हम इलेक्शन से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं देते तो हम खुदकशी कर रहे हैं। दोबारा बात इसलिए कि जब आपको IMF का कर्जा भी मिल गया, फिर भी आप 2025 में अगर कर्जे नहीं देते तो अमेरिका आपसे ये कहेगा कि हम वाहिद कुव्वत हैं जो आपको बचा सकते हैं। आप अपने जौहरी प्रोग्राम, आपके दूसरे जो बजट है, डिफेंस है, आपके जो है भारत की बारादस्ती, इन सबको कबूल करते हैं तो हम आपको बचा लेंगे और वो बचा सकते हैं। तो या तो कौम इसके लिए तैयार हो जाए कि अमेरिका की मदद से अपनी जिल्लत आमेज शराइत पर जौहरी प्रोग्राम को दाव पे लगा के कर लें, या इलेक्शन से पहले कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल देंगे कि हमें टैक्स की वसूली बढ़ानी है, हमें शान अखराजात कम करने हैं, हमने पब्लिक सेक्टर को ठीक करना है, हमने तवानाई के शोकर को करना है, हमने अपने वो तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन कोई सियासी पार्टी कर नहीं सकती, उसके ऊपर दबाव होता है। इलेक्शन कराना इन हालात में खुदकशी होगी अगर उससे पहले हमने कानूनी इस्लाहात नहीं की। ये बात हमें सुप्रीम कोर्ट को भी सोचनी चाहिए। नहीं होता तो माहिरीन को बुला के पूछ लें। हमें खतरा है, हमारे जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डाला जा रहा है, हमारे इस्लामी तशक्कुस को कहा जा रहा है। हमसे ये कहा जाएगा आप कश्मीर के मसले को भूल जाएं, आप भारत के साथ उसकी बारादस्ती कबूल करें, भारत को जमीनी रास्ते से दें। ये अंधे को भी नजर आ रहा है। लेकिन हमारा मीडिया इस वक्त सियासी झगड़ों में पड़ गया है कि फलां ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, नैब ने क्या कहा। अरे भाई, इस जाल से बचना है, इसके लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। इलेक्शन से पहले अगर ये इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी, वरना बाद में नहीं होगा, तो मुझे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं इसकी तरफ बार बार दिला रहा हूं कि हमारे गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है जौहरी प्रोग्राम के तहत, और हमने सियासी और आईनी झगड़े और लूट खसोट जो है शोधा की यादगारों को करके हमें दुनिया को हंसने का मौका देख के हम क्या मैसेज दे रहे हैं, यह कौम को भी सोचना होगा, इदारों को भी सोचना होगा। बहुत संगीन मामला है, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरात हैं, अवाम के लिए बहुत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मईशत, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन IMF के प्लान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में आंसर लेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। रहनुमा जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त अमीर जमात इस्लामी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट आए हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी बलूचिस्तान,
और हक दो तहरीक ग्वादर के कायद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को हर लिहाज से गैर कानूनी करार देकर रहाई का फ़ैसला किया है। इस केस में सीनियर वकील जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब जमात इस्लामी की तरफ से बल्कि मज़लूम अवाम की तरफ से हमारे वकील थे। अच्छे दलाइल और अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने हमारी नुमाइंदगी की। हम इस कामयाबी पर, कामरानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और ग्वादर के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। उन तमाम लोगों को जिन्होंने मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब की रहाई में साथ दिया है, दुआएं दी हैं, हमदर्दी का इजहार किया है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हमें सुप्रीम कोर्ट के इस दहलीज पर एक हक़ मिल गया है, इंसाफ मिला है। हम इस पर अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त गूनागू मुश्किलात से दो चार है और एक माशी और आईनी और सियासी बहरान में पाकिस्तान फंस गया है। ऐसे में बलूचिस्तान जो जोग्राफियाई लिहाज अमीर जमात इस्लामी की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी रिलीफ के कामों में हमेशा हमारे जो लोग हैं वो पेश रहे हैं, ये हमारी पहचान भी है। इसी हवाले से रहमा इस्लामिक रिलीफ गुज़श्ता 12 सालों से पाकिस्तान के तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ रफ़ाही मनसूबों के ज़रिए मुल्क के तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 30 मुख्तलिफ ममालिक बशमूल शाम, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, बर्मा, नेपाल और दीगर ममालिक में भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। रहमा इस्लामिक रिलीफ सेहत के मराकज़, साफ़ पानी के मनसूबों, तालीम और हुनरमंदी और खुराक के मनसूबों पर भी काम कर रही है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मलिक मुनीर अहमद जो कि बानी रहमा इस्लामिक रिलीफ हैं, वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। रहमा इस्लामिक रिलीफ बहुत अच्छे और शानदार प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने का ख्याल कैसे आया, आगाज़ कैसे हुआ? आपको जैसे पता ही है कुरान पाक में क्या कि अल्लाह ताला बताता है कि इंसान को न सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनाया है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अरकाऊ वस्जुदू वअब्दू रब्बकुम वफ़अलूल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क्या ईमान वालों, आपको जो कुछ अल्लाह ताला से सलाहियतें मिली हैं ना कल के, वो अल्लाह के आगे ढेर करके उसे इस तरह इस्तेमाल करो कि वो खैर बिल्डअप हो जाए। कहीं से शुरू करना है ना, जैसे अल्लाह के नबी ने मदीना से शुरू की है, ऐसे ही हमने भी कल के शुरू की थी। कल के वैसे पहले हमारी जो तंजीम थी ये कल के एक एमरजेंसी कंडीशन में कल के जहाँ भी कहीं भी कि पूरी दुनिया में कहीं लोग मुसीबत में होते थे, हम उनके लिए ताउन इकट्ठा करके वहाँ पहुँचते कल के। फिर हमने कल ये तकरीबन कोई 13 साल से पहले ये ख्याल आया कि अभी हम कभी उधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, कि एक जगह पे हमने जैसे अल्लाह के नबी ने मदीना की रियासत बनाई थी कल के फलाई रियासत, तो उस तरह हम काम करने। फिर हम अल्लाह ताला हमें जानपुर रहीम यार खान की एक तहसील है लियाकतपुर, वहाँ ले आया। जब 2009 में बहुत ज़्यादा सैलाब आया कल के, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बिगेस्ट डिज़ास्टर था। तो फिर कल के उधर कल के कुछ इस तरह लोगों ने हमें एंगेज कर लिया। बहुत तबाहशुदा इलाका था कल का। आपको सारी दुनिया से लोग सुनते हैं कि जी जो जनूबी पंजाब है वहाँ बहुत पिसा हुआ इलाका है, गुलामी में जकड़ा हुआ है ये कल के। तो वहाँ फिर हमने डेरा डाल लिया, वहाँ हमारा हॉस्पिटल है, स्कूल है। मलिक साहब, जैसे कि रहमा इस्लामिक रिलीफ एक इंटरनेशनल फलाही तंजीम है, कितने ममालिक में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है? एमरजेंसी की सूरत में हम तकरीबन 37 कंट्रीज़ में पूरी वर्ल्ड में काम कर चुके हैं।
जब लोग रोटी का नवाला ना मिलने की वजह से, मेडिसिन ना मिलने की वजह से या किसी और की वजह से मौत के मुंह में जा रहे थे, हमने वहाँ काम किया। अब क्या लगता तकरीबन 8 जगहों पे हमारे जोनल ऑफिस हैं, वहाँ हम कल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कल के ये अस्करी रोड पे कल के हमारा दफ्तर है। इस तरह सोमालिया में, मोगादिशु में, बर्मा में हमारी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ मराकश में हमारा सेटअप है, तुर्की में हमारा सेटअप है जी। तो ये कल के हम कल के वहाँ काम कर रहे हैं, जो जिन सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। जैसे कल के हमारा जो मेन मकसद है कि यार ये नवाले के लिए लोग मुंह में जा रहे, मौत के मुंह में जा रहे हों या मेडिसिन ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हों, जो बुनियादी नीड्स हैं, एजुकेशन भी उसमें आ जाता है, साफ पानी भी आ जाता है। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर सैलाब जैसी आफत ने भी पाकिस्तान को घेरे रखा, तो किस तरह से आप मदद फराहम करें पाकिस्तान की? आपको पता है जब पाकिस्तान में ये सैलाब आया तो सैलाब के लिए हमने तकरीबन 45,000 जो फैमिलीज थी, जो तकरीबन 4 लाख के करीब कल के पर्सन बन जाते हैं, उनको हमने ये मंथली बेसिस पे जो फूड पैकेज दिया, जिसमें खुशक फूड भी था और कुकड फूड भी था। एक पीरियड में कल के जब लोग सडनली कल के अपना हर चीज़ खो बैठे थे, हमने कुकड फूड भी दिया उधर कल के। उसके बाद जब कल के हमने देखा कि भी स्कूल कल के पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है कल के उन इलाकों में, राजनपुर में, इस तरह जाफराबाद में कल के, तो हमने उधर कल के मैं टीवी शो में एक प्रोग्राम देख रहा था कल के, वहाँ था कल भी ये कल जाफराबाद में तकरीबन फरवरी के महीने में -13 सर्दी हो जाती है। वो बता रहे थे भी इस -13 सर्दी में जो लोग कल के टेंट में बैठे होंगे, उन्हें स्पेशली जो 0 से 3 ईयर के जो बच्चे हैं जी, उनके सारे इतनी सर्दी में माइनस में ये फ्रीज हो जाते हैं। जब वो फ्रीज हो जाते हैं उसमें जा तो बच्चा उस वक्त अल्लाह को प्यारा हो जाता है, या फिर कल अगर उसे मेडिसिन हेल्प कहीं मिल भी जाए तो वो कल के अपाहज हो जाता है। तो उनके लिए हमने 100 मकान बनाने का फैसला किया, जिसमें 50 मकान हम राजनपुर में बना रहे हैं, जो 50 मकान जाफराबाद। आने वाले दिनों में किन प्रोजेक्ट्स पर फोकस आप रख रहे हैं? आने वाले दिनों में वैसे तो हमने पूरी वर्ल्ड में कल के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कल के हम चचेनिया में मुश्किल बुनियादों पे काम कर रहे हैं, मराकश में कर रहे हैं, सोमालिया में कर रहे हैं, बर्मा, गाज़ा, सीरिया, यमन कल के, अब तुर्की और सीरिया में कर रहे हैं कल के। मगर पाकिस्तान में जैसे ये आजकल की सिचुएशन बन गई है कल के, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है कल के, यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है कल के, तकरीबन यही कह लें कि 40% से ऊपर लोग जो हैं उनके घर में चूल्हा जलने का मसला बना हुआ है कल के। हमारा फोकस है जो हमने तकरीबन बाकी जगहों पर भी हमारे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, मगर इंशाअल्लाह कल के पाकिस्तान की तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा होगी कल के। दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कल के मुल्क से बाहर रहते हैं, उनकी जो दिल की जो तारें हैं कल के, वो पाकिस्तान के साथ दूसरे उसके लिए फील करते हैं, वो चाहते हैं कि उसके लिए हम भरपूर अंदाज से काम करें। उसमें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही नहीं, सिर्फ उसमें आपको बताऊँ पाकिस्तान में एक ऐसी मुमकिन है खुदादार जिसके साथ सारे मुसलमानों के जो है ना दिल अटैच हैं। आज मैं आपको बताऊं जो हमारा कल के चेयरमैन है रहमा इस्लाम रिलीफ फंड का नूरुद्दीन बुखीली, और जो वाइस चेयरमैन है अब्दुल हमीद सुरानी, वो जब इधर पाकिस्तान में आते हैं आप लोगों को सुनकर ये हैरानगी होगी, तकरीबन 80% हमारा जो टोटल बजट हम उधर इकट्ठा करते हैं उसका हम पाकिस्तान में सर्व करते हैं। जब नूरुद्दीन बुखीली और अब्दुल हमीद सुरानी इधर आते हैं तो वो कहते हैं कि हम इतना जो बजट कल के 80%। तो मलिक साहब, अगर पाकिस्तान खुद ही फलाही रियासत बन जाए तो ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। कायद-ए-आज़म का भी यही मकसद था, यही ख्वाब था।
मैं आपको बताऊं कि आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इमरान खान से के नारा लगाने से पहले कि अभी मैं जो फलाई रियासत मदीना रियासत बनाऊंगा, तो इससे हमने 2 साल पहले जो है ना हमने अनाउंस कर दिया था कि हमने जो जनपुर कस्बा है, लियाकतपुर तहसील है रहीम यार खान की, और वहाँ हमने डिसाइड कर लिया था इसको हमने एक ना मदीना सानी बनाना है। ज़ाहिर है कि हमारे सोच इतने नहीं है, ना हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हमने तो कल कि अपनी मदद आपके तहत कल के ये स्ट्रक्चर बिल्डअप करना था, तो हमने डिसाइड किया कि हमने इस इलाके को ना कल के एक मॉडल के तौर पर पूरे मुल्क में, पूरी कल के दुनिया में ये दिखाना है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में कल के हम खुद भी कल के एक फ्लाई मुमकिन इलाका बना सकते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि लवी उधर लियाकतपुर तहसील में ना रात को कोई प्यासा हो, ना रात को कोई भूखा सोए, ना दर्द के साथ हम जोली हुए कल की सारी रात कल तकलीफ से रोते हुए मेडिसिन के बगैर ना गुजारे, एजुकेशन वाले को एजुकेशन मिले। उसके लिए हम कल के जनपुर में काम कर रहे हैं। वो हमारा हॉस्पिटल है माशाल्लाह, यूरोपियन स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है गरीबों के लिए। उस पूरे रीजन में गरीबों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिसिन फैसिलिटी नहीं है, विद कास्ट में होती है कल के। इस तरह हमने वहाँ कल के स्कूल बनाया है कल के जानपुर में, जो कल के बच्चों का स्कूल है, वहाँ फ्री एजुकेशन मिलती है, गरीबों के लिए है। तो वहाँ कल हाँ जो कल के उसके जो क्वालिटी की बेस पे कल के दूसरे लोग भी अप्लाई करते हैं, उनके लिए फ़ीस है कोई 16। तो बाकी जो गरीब हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट किताबें मिलती हैं, यूनिफॉर्म कल के एवरीथिंग उन्होंने मिलती है कल। हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है उस इलाके में। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मुनीर अहमद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप काम आ सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।